हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीता मिश्रा फिजिकल पॉलिसी से संबंधित लेक्चर लेकर आपके सामने आई हूँ। राजकोषीय नीति से अभिप्राय साधारणतः सरकार की आय व्यय तथा ऋण से संबंधित नीतियों से लगाया जाता है। प्रोफेसर आर्थर स्मिथिज ने राजकोषीय नीति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजकोषीय नीति वह नीति है जिसमें सरकार अपने व्यय तथा आगम के कार्यक्रमों को राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने और अवांछित प्रभाव को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है। राजकोषीय नीति का संबंध उस पद्धति से होता है जिसमें लोक वित्त के विभिन्न अंग अपने प्राथमिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से आर्थिक नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। राजकोषीय नीति के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 कार्य होते हैं: सरकार की करारोपण नीति, सरकार की व्यय नीति, सरकार की ऋण नीति, सरकार की बजट नीति। करारोपण नीति के तहत सरकार के द्वारा टैक्सेशन का काम किया जाता है। सरकार की व्यय नीति के अंतर्गत जो टैक्स के माध्यम से आय की प्राप्ति होती है, उस प्राप्त आय को राष्ट्र के ऊपर व्यय करने संबंधित कार्य को संपादित किया जाता है। ऋण नीति में उन चीजों को शामिल किया जाता है जिसमें जितनी सरकार को आय की प्राप्ति हो रही है, यदि वो व्यय के लिए पर्याप्त नहीं होती तो गवर्नमेंट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्र के स्तर पे ऋण लिया जाता है और कार्यों को पूरा करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो सरकारी ऋण नीति इसके अंतर्गत आ जाएगी। और अंतिम है बजट नीति। ये जो ऊपर के हम तीनों कार्यों की चर्चा करें हैं, करारोपण नीति, व्यय नीति और ऋण नीति, इन नीतियों के संचालन के लिए सरकार जो योजना बनाती है, जो व्यवस्था का संचालन करती है, वो हमारा कहलाता है बजट नीति। इस प्रकार राजकोषीय नीति के माध्यम से इन चारों कार्यों को संपादित करके राष्ट्र की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है। अब हम देखते हैं राजकोषीय नीति के उद्देश्य। किसी भी देश की राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य सैद्धांतिक रूप से क्रियात्मक वित्त प्रबंधन तथा कार्यशील वित्त प्रबंधन की व्यवस्था करना होता है। मुख्य रूप से राजकोषीय नीति को हम निम्न श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला है पूंजी निर्माण। अल्प विकसित देशों में प्रायः पूंजी निर्माण की समस्या पाई जाती है। इसके पीछे मुख्य रूप से कारण अल्प विकसित देशों में पाई जाने वाली निर्धनता, बेरोजगारी, अज्ञानता, अशिक्षा, जनसंख्या का अधिक होना, ये सब कारण उत्तरदायित्व होते हैं। इसके चलते जो भी आय की प्राप्ति होती है वह स्वयं में ही व्यय हो जाती है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया संपादित नहीं हो पाती। अतः राजकोषीय नीति के माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि इस गरीबी के दुष्चक्रों को तोड़ के पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को आगे संचालित किया जा सके। अगला उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। पूंजी निर्माण के अलावा राजकोषीय नीति का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। यद्यपि राष्ट्रीय आय वृद्धि और राजकोषीय नीति एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं जुड़े हैं, फिर भी राष्ट्रीय आय और राजकोषीय नीति को हम स्वतः एक दूसरे से अलग भी नहीं कर सकते, क्योंकि राजकोषीय नीति की बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय आय की वृद्धि करने में सहायक साबित होती है। अगला उद्देश्य है आय व धन की वितरण की असमानताओं को कम करना। प्रायः देखा जाता है कि विकासशील देश में आय व धन की वितरण की विषमताओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। धन का सही रूप से वितरण नहीं हो पाता। इसके चलते ये होता है कि बहुत बड़ा वर्ग जो है निर्धनता की श्रेणी में शामिल हो जाता है और एक वर्ग जो है धनी वर्ग की श्रेणी में शामिल हो पाता है। सही रूप से वितरण नहीं होने की वजह से सही रूप से विकास नहीं हो पाता, सभी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाते। अतः राजकोषीय नीति का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य बनता है कि आय और वितरण की असमानताओं को कम करके राष्ट्र के विकास में योगदान प्रदान करें। अगला महत्वपूर्ण उद्देश्य है मुद्रास्फीति दशाओं पर नियंत्रण लगाना। अल्प विकसित देशों में विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए पूंजी का सर्वथा अभाव होता है। प्रायः देखने में आता है कि धन की इस कमी को संबंधित सरकारें हिनात प्रबंधन करके नोट निर्गमन कर नोट को छापकर पूरा करती है, जिससे मुद्रास्फीति की दशाएं निर्मित होने लग जाती है। और मुद्रास्फीति की दशा किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बाधक साबित
होती है। अतः आवश्यक हो जाता है कि कुछ इस प्रकार की राजकोषीय नीतियों को अपनाया जाए जिससे कि मुद्रास्फीति की दशाओं पर नियंत्रण किया जा सके। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना भी राजकोषीय नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल होता है। गवर्नमेंट का ये उत्तरदायित्व बनता है कि राजकोषीय नीति के माध्यम से जो आय की प्राप्ति होती है करारोपण के थ्रू, तो उसका व्यय वो इस प्रकार से करे कि राजकोषीय नीति जो है अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर में वृद्धि करने के लिए सहायक साबित हो सके। तो ये थे राजकोषीय नीति के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य। अब हम चर्चा करेंगे राजकोषीय नीति के महत्व के बारे में। देखा जाए तो समय समय पर देश की अर्थव्यवस्था के सही रूप से संचालन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए राजकोषीय नीति का सर्वथा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके अतिरिक्त राजकोषीय नीति मुख्य रूप से मंदी काल में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। मंदी काल में राजकोषीय नीति का उद्देश्य उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि करने के उपाय तथा सार्वजनिक व्यय अथवा निवेशों में वृद्धि करना होता है। मंदी काल की दशा वह होती है जब लोगों के पास मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाती है, उनकी उपभोग क्षमता कम हो जाती है। तो इस दशा में राजकोषीय नीति के माध्यम से कुछ ऐसे कार्यों का निर्माण किया जाए जिससे कि डायरेक्ट उत्पादन तो ना हो, लेकिन लोगों को रोजगार मिले और उनके पास मुद्रा आ सके, जिससे कि वो उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि हो और अर्थव्यवस्था अपने गति में कार्य करना शुरू कर दे। जहां मंदी काल में राजकोषीय नीति का अपना विशेष स्थान है, वहीं मुद्रास्फीति को रोकने में भी राजकोषीय नीति का विशेष स्थान माना जाता है। स्फीति काल में मुद्रा का चलन अधिक होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके मूल्य में कमी देखने को मिलती है। अतः सरकार का दायित्व बनता है कि करों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाए कि मुद्रास्फीति को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सके। दूसरी ओर बचतों को प्रोत्साहित करने की योजना भी बनाई जानी चाहिए। लोगों के आय प्रवाह को रोका जाना चाहिए। सरकार को आकर्षक ब्याज दरों की सहायता से लोगों की तरलता पसंदगी को कम करना चाहिए। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के नियंत्रण पर सहायक साबित होते हैं। अब हम देखते हैं राजकोषीय नीति की सीमाएं। सीमाएं से आशय होता है कि कुछ उसके ऐसे बॉन्डेज है राजकोषीय नीति के जो उसके विकास कार्य को सही रूप से संचालित करने के लिए बाधा उत्पन्न करती है। इसमें कुछ में आपका सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि करारोपण की प्रक्रिया में यकायक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हम ये बोलते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कर की मात्रा में परिवर्तन किया जाना आवश्यक होता है, लेकिन तत्काल मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए करारोपण में परिवर्तन नहीं हो सकता, जो राजकोषीय नीति के सीमाओं में शामिल होती है। राजकोषीय नीति पर राजनीतिक दबाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि राजस्व तथा व्यय से संबंधित सभी परिवर्तनों के लिए संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। अतः राजकोषीय नीति स्वतंत्र रूप से भी अपने कार्यों का संचालन नहीं कर पाती। अब हम देखते हैं राजकोषीय नीति के उपकरण। मुख्य रूप से राजकोषीय नीति के 4 उपकरण पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय की प्राप्ति सरकार को कर के माध्यम से होती है। दूसरा है सार्वजनिक व्यय। सरकार को जो आय की प्राप्ति होती है उसको वह आर्थिक कार्यों में एवं विकासात्मक कार्यों में व्यय करती है। तीसरा है ऋण नीति। सरकार जो योजना बनाती है उस योजना के लिए जो व्यय की राशि निश्चित की जाती है, यदि वो आय से पूरी नहीं हो पाती तो सरकार क्या करती है, ऋण की सुविधाएं प्राप्त करती है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो। और अंत में है बजटीय नीति। इन सब कार्यों के संचालन के लिए आय, व्यय और ऋण जो व्यवस्था का संचालन किया जाता है वो कहलाता है हमारा बजटीय नीति। अब हम देखते हैं राजकोषीय नीति के महत्वपूर्ण अंग बजट। देश के वित्त मंत्री द्वारा साल भर का जो लेखा भारत की संसद में स्वीकृति के लिए रखा जाता है उसे बजट कहा जाता है। बजट को हम मूल रूप से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है इसमें से राजस्व बजट और दूसरा है पूंजीगत बजट। राजस्व बजट अथवा राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत उस आय को रखा जाता है जिसका संबंध उस वित्तीय वर्ष से होता है। इसके पश्चात पूंजीगत बजट को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पूंजीगत व्यय और दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत व्यय तो चालू वर्ष में होता है, परंतु इसका लाभ भविष्य में मिलता है। पूंजीगत प्राप्तियां
इसके अंतर्गत आय के उन समस्त स्रोतों को रखा जाता है जिसका हमें बदले में भुगतान करना आवश्यक होता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि भुगतान उसी वित्त वर्ष में न होकर किसी आगामी वित्त वर्ष में भी किए जाने का प्रावधान होता है। अब हम देखते हैं भारत की राजकोषीय नीति के दोष। राजकोषीय नीति के बहुत सारे उद्देश्य, उसके महत्व के बाद भी कुछ उसमें ऐसे दोष बनते हैं जो उसकी सही रूप से संचालन के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि लोचकता का अभाव, व्यवहारिक कर प्रणाली, घाटे की वित्त व्यवस्था, बचतों का कम होना, प्रशासकीय व्यय में वृद्धि, विदेशी ऋणों में वृद्धि, ये सब जो है राजकोषीय नीति के दोष को प्रकट करती है। और अंत में है राजकोषीय नीति में सुधार के उपाय। कुछ ऐसे उपायों को अपना करके राजकोषीय नीति को और भी अधिक राष्ट्र के लिए बेहतर बनाया जा सकता है, जैसे कि काले धन के कारण देश में दोहरी अर्थव्यवस्था की लगातार वृद्धि हो रही है। इससे देश को भारी क्षति का सामना करना पड़ता है, अतः काले धन को रोका जाना आवश्यक होता है। प्रत्यक्ष करों की दर में वृद्धि की जाए, साथ ही परोक्ष करों का भी विस्तार किया जाना आवश्यक होता है। गैर योजनागत व्ययों में कमी की जानी भी आवश्यक होती है। सार्वजनिक उपक्रमों की व्यवस्था में सुधार लाया जाना भी राजकोषीय नीति के सुधार के उपायों में महत्वपूर्ण माना जाता है। विदेशी ऋणों पर निर्भरता को कम किया जाना देश के विकास के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि यदि निर्भरता कम होगी, इसका आशय यह है कि देश में हम स्वतः उत्पादन कर रहे हैं। देश में उत्पादन हो रहा है, ये बहुत सारी चीज़ों को इंगित करता है, जैसे कि लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो रही है, लोग कुशल हैं, लोगों को आय की प्राप्ति हो रही है। ये सब साधन ऐसे हैं जो स्वतः ही देश के विकास को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब थी राजकोषीय नीति से संबंधित चीज़ें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू।